मुंगेर पहुंचे प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी पर किया बड़ा हमला। बोले बिहार और बिहार के चुनाव को आतंक और आतंकी हमले से कोई सरोकार नहीं, दोनों दो बातें हैं। आतंकी हमला केंद्र का मामला है, बिहार और बिहार का चुनाव बिहार के बच्चों की शिक्षा और रोजगार का मामला है। अगर बात करनी है तो इस मुद्दे पर बात करिए, अन्यथा बिहार के लोगों को भटकाने का काम ना करिए। आतंकवादियों को सजा दे मिले ये सभी चाहते हैं, पर ये बात नरेंद्र मोदी दिल्ली से भी कह सकते थे, पर बिहार में आकर के कहने की क्या आवश्यकता थी। दरअसल जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे, जहां मुंगेर के किला परिसर स्थित सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाल में बिहार के मधुबनी में भाजपा द्वारा आयोजित किए गए राजनीति सभा को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि आतंकी हमला की वे निंदा करते हैं और आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर ये पाकिस्तान या अन्य देश में बैठे कि प्रायोजित की गई है तो उसे सजा मिले, पर बिहार के मधुबनी में आकर नरेंद्र मोदी को ये कहने की क्या जरूरत है कि पहलगाम में आतंकी हमले में शामिल सभी लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये कहकर बिहार वासियों को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। बिहार का चुनाव है, बिहार के मुद्दे की बात ना करके पाकिस्तान चीन की बात करके लोगों को बहला रहे हैं। ये बात तो आप दिल्ली से भी कह सकते थे, मधुबनी में आकर कहने की क्या जरूरत थी। बिहार और बिहार के चुनाव को आतंक और आतंकी हमले से कोई सरोकार नहीं है, दोनों दो बातें हैं। आतंकी हमला केंद्र का मामला है, बिहार और बिहार का चुनाव बिहार के बच्चों की शिक्षा और रोजगार का मामला है। अगर बिहार में आकर के बात करनी है तो इस मुद्दे पर बात करिए, अन्यथा बिहार के लोगों को भटकाने का काम ना करिए। जैसा कि आपको पहुंच पाया हूं, तो जैसा कि दल ने पार्टी ने तय किया है, जिन जिलों में जिन इलाकों में पदयात्रा हम लोग नहीं कर पाए हैं, वहां पर कुछ जगहों पर छोटी सभा करके जन स्वराज की जो परिकल्पना है, जो प्रयास है, जो विचारधारा है, उसको बताने समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के तहत आज मैं दिन सुबह में भागलपुर के गोपालपुर में था और उसके बाद हवेली खड़गपुर में एक सभा थी जिसके बारे में बता रहे थे मेरे साथी, और वहाँ बारिश की वजह से थोड़ी देरी हुई और मैं यहाँ देरी से थोड़ा पहुँचा हूँ, उसकी वजह से तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 2-2.5 साल पूरे बिहार पदयात्रा करने के बाद, करीब 5000 गाँव में जाने के बाद, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को जन स्वराज का पार्टी के तौर पर गठन किया गया। उसके संगठन के बनने की प्रक्रिया अभी चल ही रही है। ज्यादातर जगहों पर वो संगठन को बनाया जा रहा है, लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि आने वाले 2 महीनों में, जून के अंत तक, बिहार में राजनीतिक संगठन के हिसाब से जन स्वराज सबसे बड़ा राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक दल होगा और हम लोग रात दिन उसमें लगे हुए हैं। और बाकी मैं यहाँ मुंगेर बहुत बार आया नहीं हूँ, आज मुझे लग रहा है कि ये मेरी दूसरी विजिट है। आप सबों से परिचय और मुलाकात का भी अवसर है। चूंकि मैं हवेली खड़गपुर से पटना वापस जा रहा था तो मुझे लगा कि आप लोगों से एक बार मुलाकात भी हो जाए, कि जो सवाल हैं आप सवाल कर सकते हैं। मेरे साथ जो साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप उनसे भी जो चाहे सवाल कर सकते हैं। जरूर बहुत हद तक संभव है कि जो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उसकी समझ इन हमारे साथियों को हमसे बहुत बेहतर हो सकती है, तो आप इनसे भी सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 वर्ष में दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम समाज के बच्चों के बेहतर पढ़ाई के लिए कोई योजना शुरू की गई? कुछ नहीं किया गया। इसी तरीके से उस जातिगत जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 24 नवंबर 2023 को घोषित किया कि 94 लाख परिवारों को, जिनको यहाँ की जातीय गणना में चिन्हित किया गया है गरीब परिवार के तौर पर, उनको 2 लाख रुपए की राहत, उनको सहायता दी जाएगी। क्या बिहार में किसी एक व्यक्ति को भी 1 रुपया मिला है? तो मेरे भाई, जनगणना करा लेने मात्र से सुधार नहीं हो सकता है। दलितों की गणना तो आजादी के बाद से हो रही है, मुसलमानों की गणना तो आजादी के बाद से हो रही है, फिर भी समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक नजरिए से ये समाज में ये वर्ग सबसे पीछे है। जनगणना हो जाने से अगर मात्र सुधार हो जाता, ये तो ऐसे हुआ कि आप किताब खरीद लीजिएगा तो आप क्या विद्वान हो जाइएगा? किताब को पढ़ना भी पड़ेगा, पढ़कर समझना भी पड़ेगा। जनगणना हो रही है, बिल्कुल हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग जनगणना करा रहे हैं वो विशुद्ध तौर पर इस पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। वरना आप भाजपा से पूछिए कि भाई, आप देश में जनगणना करा रहे हो, बिहार में तो तुम्हारी सरकार है, बिहार में तो जनगणना 2 वर्ष पहले करा दिया है,
तो उस जनगणना के आधार पर बिहार में तुमने क्या सुधार करा दिया? राहुल गांधी जी वो इतना बड़े ज्ञानी अब हुए हैं, बता रहे इसी से देश का कल्याण होगा। तो उनसे पूछ लीजिए कि कर्नाटक में, तेलंगाना में उन्हीं की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर जातीय जनगणना हुआ है, वहां पर क्या सुधार हो गया? जातीय जनगणना के आधार पर कौन सा ऐसा कार्यक्रम या योजना सरकार ने बनाई जिससे समाज के किसी वर्ग को फायदा हुआ हो? तो जनगणना हो, सर्वे हो, लेकिन उसके जो परिणाम आए उसका कुछ उसके आधार पर नीति बने, योजना बने, तब तो फायदा है। वरना सिर्फ जातीय उन्माद फैलाकर राजनीतिक रोटी सेकते रहिएगा तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। बिहार में राजस्व विभाग समाज से, लोगों से धन उगाही का सबसे बड़ा जरिया बना हुआ है। जो जमीन आपकी थी उसी का रसीद कटाने के लिए, उसी का डिजिटाइजेशन के नाम पर, उसी की जमाबंदी और दाखिल खारिज के नाम पर हर गांव परिवार में 10,000, 20,000, 50,000 रुपया लिया जा रहा है। सरकार ने ये कहा कि लैंड सर्वे के जरिए डिजिटाइजेशन करके हम लोग भूमि में जो परेशानी है, भूमि की रिकॉर्ड्स में परेशानी है, उसको सुधार लेंगे। ये करीब 4 बरस से चल रहा है और फरवरी में बिहार सरकार ने आंकड़ा जारी किया है जिसमें बताया है कि अभी तक सिर्फ 20%, इसको याद रखिए, 20% बिहार की जमीन का ही सर्वेक्षण और डिजिटाइजेशन का काम पूरा किया गया और हजारों करोड़ रुपया लोगों से वसूला जा रहा है। तो इन बिहार के बाद जिन राज्यों में ये सर्वेक्षण का, डिजिटाइजेशन का काम शुरू हुआ, तेलंगाना में, आंध्रा में, वो काम पूरा हो गया। करोड़ रुपया जो कमाई हो रही है वो चली ना जाए, इसलिए कहता है कि इसको जारी रखना है। बिहार में बाहर है, बदलाव की बयार है, अगली बार जनसुराज है। सर मैं टीवी 9 उपचुनाव हुए, जनसुराज को उसमें 10% वोट आया और कैमरे पर आकर मैंने कहा और अभी भी कह रहा हूं कि हमारे अपने नजरिए से जनसुराज के साथियों की अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट नहीं आया, लेकिन लोग कहता है कि मुट्ठी खुल गया, जैसे आप जो भाषा आप बता रहे हैं, तो मुट्ठी खुला तो उसमें क्या दिखा कि 10 दिन पुराना दल जिसको पहली बार 31 अक्टूबर को सिंबल मिला, 11 नवंबर को जब चुनाव हुआ तो उस दल को 10% वोट आया। 10% वोट लाने में भाजपा जैसे बड़ी पार्टी को बिहार में 20 बरस लगा है। कांग्रेस को यहाँ 5% वोट है, राजद को 20% से कम वोट है, 20 बरस से सत्ता में बैठी जदयू को 20% वोट नहीं है और 10 दिन पुरानी पार्टी को अगर 10% वोट आया तो आप हमको बता रहे हैं कि इनका मुट्ठी खुल गया। सिंबल का जो असर है कि 10 दिन में लोग, और जो नए दल होते हैं उनको सिंबल मिलता नहीं है, सिंबल हमको चुनाव के समय ही मिलेगा। आप जिस उपचुनाव की बात कर रहे हैं, आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो भाई अक्टूबर के बाद नवंबर में भी एक उपचुनाव हुआ एमएलसी का, जिसमें सिंबल पर नहीं कैंडिडेट का चुनाव हुआ, नाम पर चुनाव हुआ, उसमें जनसुराज को 22% वोट आया। तीसरे नंबर पर राजद, चौथे नंबर पर एनडीए। आपने कभी सवाल पूछा कि भाई जो सीट एमएलसी जदयू का सांसद जीता हुआ था, जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर जीते हुए थे, वहां एनडीए चौथे नंबर पर कैसे आ गई? आप उनको तो बड़ा मजबूत दल बता रहे हैं, गठबंधन बता रहे हैं। राजद तीसरे नंबर पर है, उनको आप बड़ा मजबूत बता रहे हैं। मेरा शिक्षा घरों में बटे रहे ताकि अपनी आवाज को मजबूती से न रख सके। बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसलिए नहीं खराब है कि स्कूल से खिचड़ी बट रहा है, जैसा कुछ लोग आप लोग बताते हैं। अगर स्कूल में खिचड़ी बटने से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो 6वीं क्लास के बाद के स्कूलों में तो खिचड़ी नहीं बटती है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? अगर शिक्षकों के अलग अलग धड़ों में बटने से या नियोजित शिक्षकों के गुणवत्ता में कमी की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो ये बता दीजिए कि पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज में क्यों पढ़ाई नहीं हो रही है? वहां तो कोई वित्तरहित शिक्षक या नियोजित शिक्षक नहीं है। मेरे भाई, बिहार की शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब है कि यहाँ समाज और सरकार, सिर्फ सरकार नहीं, समाज और सरकार दोनों के नजर में शिक्षा की महत्ता है ही नहीं। जो समाज में भी आदमी है वो भी सरकारी विद्यालयों को सरकारी योजनाओं से लाभ पाने का सुविधा केंद्र के तौर पर देखता है। किसी गांव में चले जाइए, लोग ये बता रहे हैं कि हेडमास्टर साहब हमको साइकिल का पैसा नहीं दिए, हमारा बच्चे का पोशाक का पैसा नहीं मिला, लेकिन वही व्यक्ति ये नहीं बता रहा है कि हमारे यहाँ गांव के स्कूल में गणित का शिक्षक या अंग्रेजी का शिक्षक कभी है ही नहीं, 5 वर्ष से नहीं है। समाज भी ये चाहता है भैया आपको यहाँ से कुछ मिल जाए, वैसे ही काम चलता रहे। और सरकार भी ये सोच रही है कि 60,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है,
मास्टर साहब लोग को इतना फी हम लोग सैलरी दे रहे हैं, दरमाहा दे रहे हैं, तो पढ़ा तो ये लोग रहा नहीं है, तो चलो इनसे कुछ काम दूसरा ही कराओ, तो वोटर लिस्ट बनवाओ, कभी स्वच्छता अभियान में ले जाओ। जब तक समाज और सरकार दोनों के मन में, दोनों की प्राथमिकताओं में शिक्षा टॉप पर नहीं आएगा, तब तक बिहार में कोई सुधार होने वाला नहीं है। कैंडिडेट 2.5 वर्ष पहले तो लोग यही बता रहे थे कि प्रशांत किशोर ही भाग जाएंगे, कितना दिन पैदल चलेंगे, अरे यहाँ टिकने वाले नहीं है। तो ऐसे आप बता रहे हैं कि आप ये बताइए कि जो जनसुराज में आज लोग हैं, इसमें तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो दूसरे दलों से आए। तो भगदड़ कहाँ मची हुई? जनसुराज के लोग दूसरे दल में गए हैं कि दूसरे दल का आदमी जनसुराज में आया? तो जब भगदड़ मचेगी तो उस समय देखा जाएगा दूसरे दल वाले क्यों चिंतित हैं भाई। अगर अभी तो आप कह रहे हैं कि जनसुराज की कोई ताकत ही नहीं है, तो काहे हम पर टीका टिप्पणी कर रहे हो? नहीं ताकत है तो जिसकी ताकत है उससे उलझो। राजद नहीं है, जनसुराज भाजपा जदयू नहीं है कि जाइएगा किसी एक व्यक्ति से मिलिएगा, 2 बड़ा रुपया दीजिएगा और टिकट मिल जाएगा। जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं आप देख रहे हैं, गांव देहात में हर जगह उन्होंने अपना बाकायदा फोटो बैनर लगाया है, उसके नीचे लिखा है संभावित उम्मीदवार जनसुराज। वो इसलिए है ताकि क्षेत्र की जनता ये देखे, समझे, जांचे, परखे, उसके बाद जब हम लोग सर्वे करने आए तो वो बताए कि भैया जो लोग हमारे संभावित उम्मीदवार जनसुराज के हैं उनमें से उनको कौन व्यक्ति सबसे सही लगता है। जिसको क्षेत्र की जनता वोट देकर कहेगी वही व्यक्ति जनसुराज का उम्मीदवार होगा। ये पार्टी की पॉलिसी है और 2 बरस मैंने यही बात जाकर गांव गांव बिहार में कहा है, उसी के आधार पर टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यादव 30 से 35 यादव समाज के लोगों को टिकट दिया जाएगा। आधार काबिलियत है, लेकिन जो काबिल व्यक्ति है, काबिल लोगों के बीच में जब बंटवारा होगा उस समय समाज में उनकी जाति, उस वर्ग के लोगों की संख्या का ध्यान में रखा जाएगा। सर गलत आदमी अगर आपको दिखेगा तो आप ही सबसे पहले चलाइएगा कि देखिए प्रशांत किशोर ने कहा था कि काबिल व्यक्ति को देंगे, लेकिन ये बालू माफिया को दे रहे हैं, शराब माफिया को दे रहे हैं, मर्डरर को दे रहे हैं। सब आप में बैठा हुआ यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता है कि कौन व्यक्ति सही है कौन गलत है। तो सही और गलत की समझ है। आप किसी गांव में बैठ जाइए और जाकर पूछिए यहाँ 5 अच्छा आदमी कौन है। 10-15 मिनट की चर्चा में, 1 घंटा की चर्चा में लोग बता देंगे कि यहाँ पर सही दुकानदार कौन है, कौन किसान है जो समाज की चिंता करने वाला है, कौन अफसर है जो समाज के लिए कुछ कर रहा है। अब ये बांटने वाले और बनाने वाले पर है। अगर आपकी हमारी नियत में खोट नहीं है तो समाज के द्वारा चुने हुए या बताए हुए सही लोगों को एक साथ लाकर एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है। सर कि जनसुराज एकमात्र ऐसा दल है जिसको किसी व्यक्ति ने, किसी एक परिवार ने, किसी जाति विशेष के लोगों ने नहीं बनाया है। जनसुराज देश में एकमात्र ऐसा दल है जिसको बनाने से पहले 2.5 वर्ष तक मैंने पदयात्रा की है, जिस 1 करोड़ लोगों ने को इकट्ठा किया है, उन लोगों ने दल को बनाया है। जनसुराज एकमात्र ऐसा दल है जो यहाँ कह रहा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर उसके पास जज्बा है, समाज को सुधारने की सोच है, तो उसको पैसे की, जाति की चिंता नहीं करनी है, उसको समाज को सुधारने के लिए खड़ा होना है, दल उसकी मदद करेगा। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आपको अलग कैसे समझते हैं। लोकतंत्र में जनबल के आगे कोई बल नहीं है। किसको आप मजबूत कहते हैं? लालू जी को आप मजबूत बता रहे हैं। अरे भाई, लालू जी की पार्टी 1995 में एक ही बार उठाने वाली पार्टी है राजद की, लेकिन लालू जी की पार्टी जो किसी जमाने में बिहार में, यूनाइटेड बिहार में 54 में 53 जिनके सांसद थे, आज उनके 4 सांसद हैं। तो आप उनको मजबूत मानते हैं कि कमजोर मानते हैं, या आप पर छोड़ रहा हूं। भाजपा जो देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उनके पास पिछले विधानसभा चुनाव में उनको 19.6% वोट आया है। आपको लग रहा है कि वो देश की, वो बिहार में बहुत मजबूत पार्टी है। आज तक भाजपा वाले यहाँ 2015 को छोड़ दीजिए तो 100 से ज्यादा सीट लड़ने की हिम्मत नहीं हुई, तो आप उनको मजबूत पार्टी मान रहे हैं। नीतीश कुमार जो कुछ गठबंधन के हिस्सा है, उनको 42 विधायक मिला है, कुल जमा 14% वोट है, तो आप कह रहे हैं कि बहुत मजबूत है। अरे भाई, मजबूत का आपका आधार क्या है? किसके पास यहाँ 2/3 मेजोरिटी है? आपको ऐसा लगता है कि बिहार की जनता तो खाली इन्हीं को वोट देती है? ऐसा नहीं है। लालू जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक ही बार 1995 में बिहार में जिताया। के बाद जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ लोगों के ने बताया, जो दिख रहा है, उसमें 3 बातें हैं। पहला, बेरोजगारी और पलायन।
वो बिहार के समाज का सबसे बड़ी समस्या है। कई बार जब हम लोग पलायन की बात करते हैं तो ऐसा लोगों को लगता है कि ये गरीब लोग हैं जिनके बच्चे बाहर जाते हैं, उनके लिए पलायन समस्या है। लेकिन अगर आप इसको गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी बिहार का ऐसा परिवार नहीं है जो पलायन के दर्द से अछूता हो। यहाँ पर जो गरीब परिवार हैं उनके बच्चे मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनके बच्चे पढ़ाई और नौकरी के लिए जा रहे हैं। लेकिन जा सब रहा है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां से कोई ना कोई पलायन न करा हो, चाहे मजदूरी के लिए किया हो, पढ़ाई के लिए किया हो, इलाज के लिए किया हो। गांव में जब हम लोग जाते हैं तो करीब 60% युवा आपको परिवारों से युवा आपको बाहर ही दिखेंगे। तो हम लोग की नजर में बेरोजगारी और पलायन बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो है वो शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन पिछले 10, 15, 20 सालों में समता मूलक शिक्षा नीति के चक्कर में नीतीश कुमार के राज में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई है, उससे बिहार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पहले हर जिले में, प्रखंड में 1-2 विद्यालय ऐसे जरूर थे, सरकारी विद्यालय, जहां से पढ़ लिख कर आप आगे बढ़ सकते थे। लेकिन आज की तारीख में कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहां कुछ पढ़ाई हो रहा हो, जहां पढ़ लिख कर बच्चे आगे बढ़ सके। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो स्वाभाविक तौर पर भ्रष्टाचार का है। बिहार में बिहार सरकार से जुड़ी योजना हो या केंद्र सरकार की योजना हो, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां पर बिना पैसा दिए हुए आप काम करा सकते हैं। चाहे आपको राशन कार्ड बनाना हो, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, जमीन का दाखिल खारिज जमाबंदी कराना हो, रसीद कटवाना हो, FIR कराना हो, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना पैसा दिए हुए आप दे सकते हैं। तो पूरी तरीके से ये 3 जो मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा हम लोग सुन रहे हैं, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना और सरकार के हर स्तर पर फैला हुआ भ्रष्टाचार। 3-4 वर्षों से बिहार में इतना डिबेट हुआ है और हर 3-4 वर्षों से हम लोग बता रहे हैं कि जन सुराज में हम लोगों को इस तरह की गणना, सर्वे, जनगणना से कोई परहेज नहीं। समाज में सरकार के द्वारा किया जाने वाला कोई भी सर्वे, कोई भी जनगणना जिससे समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति के बारे में बेहतर समझ या जानकारी हो, उससे कोई गुरेज नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब लोग ये बता रहे हैं कि सर्वे हो जाने से, जनगणना हो जाने से लोगों की स्थिति सुधर जाएगी। भाई, जनगणना होने से लोगों की स्थिति सुधरनी होती तो देश में तो अभी घोषणा हुई है, बिहार में तो ये 2 बरस पहले जनगणना हो गई। उस जनगणना में ये बताया गया कि आज भी आजादी के 78 साल के बाद सिर्फ 3% दलित परिवार के बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। 5% से कम अति पिछड़ा सामने आ गया। जंगल राज की बात उठी, लोगों को अपहरण, रंगदारी और जो जंगल राज दिखा, उसके बाद से आज तक लालू जी और उनकी पार्टी बिहार जीत नहीं पाई है। और नीतीश कुमार सुन तो लो भाई, नीतीश कुमार को भी बिहार की जनता ने सिर्फ एक ही बार 117 सीट जिताया जो 2010 था। उसके बाद आज तक नीतीश कुमार को कभी बिहार की जनता ने मेजॉरिटी के करीब नहीं रखा। 42 विधायक दिया है। लेकिन जनता कुछ भी करे, उसके बाद जोड़ तोड़ करके आप सरकार में बैठ जाते हैं, बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जनता ने आपको सपोर्ट किया है। वैसे तो झारखंड में एक बार एक इंडिपेंडेंट विधायक मुख्यमंत्री हो गए। देश में आपने देखा देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजरात प्रधानमंत्री हो गए। तो क्या उनको पूरे देश की जनता ने वोट दिया था? वोट अलग बात है, जनता का समर्थन एक अलग बात है, और किसी तरह जुगाड़ लगाकर आप सरकार बना लिए वो अलग बात है। अगर गलत शराब नीति को हटा दिया जाएगा, शराबबंदी के कानून को हटा दिया जाएगा, इसलिए कि पहली बात शराबबंदी का जो ये कानून है, ये कानून, इस कानून में शराब बंद है ही नहीं। इसमें तो सिर्फ शराब की दुकान बंद है। शराब तो घर घर बिक ही रहा है। तो आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं क्या शराबबंदी हटा दीजिए? भाई, कहाँ शराबबंदी है? बिहार में तो हर गांव में शराब बिक रहा है। और जो ये गलत शराबबंदी का कानून है, इसकी वजह से बिहार की गरीब जनता का, आपका, हमारा हर साल 15 से 20 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है यहाँ भ्रष्ट अधिकारियों के जेब में, नेताओं के जेब में, शराब माफिया के जेब में। और पूरे बिहार में आप देख रहे हैं, अभी राजद वाले अभी नया नया जगह है, कह रहे हैं कि हम लोग पासी समाज को, ये ताड़ी को इससे अलग कर देंगे। कोई पत्रकार ये नहीं पूछा कि जब शराबबंदी लागू किया गया था 2016 में, तो आप कहाँ थे? आप शराबबंदी कानून बनाने के समय खुद उस सरकार में डिप्टी CM थे।
और मान लीजिए कि उसके बाद आपको समझ में आया कि पारसी समाज के साथ गलती हो रहा है, तो अभी फिर 1.5 वर्ष आप डिप्टी सीएम थे, फिर उस समय सुधार देते। तो अभी चुनाव आया तो बापू सभागार में लबनी लेकर खड़ा होकर पारसी समाज को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे कि इसको हटा देंगे। जब सरकार में थे तो नहीं दिख रहा था ये बात। तो जो भी सरकार में नहीं रहता है कहता है कि शराब का माफिया है, और जैसे ही सरकार में जाता है कहता नहीं यही ठीक है। मेरा आपसे एक सुझाव है, जो भी नेता कहता है कि शराबबंदी से बड़ा फायदा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, इससे समाज में अपराध कम हुआ, अगर कोई ऐसा कहता है तो मेरा आपसे इतना ही विनम्र गुजारिश है, जरा उनसे पूछिए कि इतना बढ़िया योजना आप लोग बिहार ही के लिए क्यों लागू किए हुए हैं? अगर इतनी सफलता मिली है तो इस योजना को पूरे देश में लागू कर दीजिए। अरे भाई, भाजपाइयों से पूछिए कि इतना बढ़िया लड्डू बिहार के लोगों को काहे खिला रहे हो, यूपी में भी लागू करो। मोदी जी को कहो कि अगर क्या देश की महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होना चाहिए? अगर शराबबंदी से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है तो क्या देश की महिलाओं का सशक्तिकरण भाजपा नहीं चाहती है? भाई, ये बिहार की गरीब जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लेने का एक कवायद है। एक लोग आज जेलों में बंद हैं, और ज्यादातर लोग जो जेल में बंद हैं वो गरीब हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कह रहा है कि शराबबंदी लागू है। संसाधन है, न व्यवस्था है, न टेक्नोलॉजी है, न राजनीतिक को इच्छा शक्ति है कि इसको किया जाए। अब इस सर्वेक्षण के आधार पर परमानेंट वसूली का एक जरिया हो गया है। सीओ, बीडीओ और डीसीएलआर जैसे जितने लोग जो जमीन के मामलों से जुड़े हुए हैं वो खुलकर पैसा ले रहे हैं, और हर गांव से पैसा वसूला जा रहा है। मैं रोज कैमरे पर कह रहा हूं कि शायद बिहार में डीसीएलआर और सीओ की ट्रांसफर पोस्टिंग में इतना पैसा, इतना घूस कभी नहीं दिया जा रहा था जब जितना अभी दिया जा रहा है। पोस्टिंग में लोग बताते हैं 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपया लिया जा रहा है घूस। तो जब 30 लाख रुपया देकर कोई अंचलाधिकारी या डीसीएलआर आएगा तो पैसा आपसे और हमसे ही वसूलेगा। गेहूं बेच के तो पैसा लाएगा नहीं। कि हमला हुआ, पूरे देश में जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति ने उसकी निंदा की, उसकी भर्त्सना की। ये गलत काम है, कुकृत्य है। उनको बड़ी से बड़ी सजा जो मिल सकती है, जिन्होंने गलती करा है उनको मिलनी चाहिए। जो उनके पीछे लोग खड़े हैं उन पर उनको दिया जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान में या किसी दूसरे देश में बैठकर किसी ने इस योजना के अंजाम देने में भूमिका अदा की है उनको भी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन ये जो काम है, इसके लिए हम और आप, पूरे देश की जनता ने मिलकर केंद्र में एक सरकार चुना है। केंद्र में पार्लियामेंट है, एक सरकार है, विपक्ष है। सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग सरकार के निर्णयों में शामिल हैं। संविधान में ये व्यवस्था है। विदेश नीति, देश के सुरक्षा का मामला, कुछ मामले ऐसे हैं जो केंद्र सरकार का मामला है, उसको आप पंचायत के लेवल पर मुखिया जी से पूछिएगा, भैया क्या होना चाहिए? अरे भाई, वो होना चाहिए जो केंद्र सरकार के देश की संसद तय करेगी, उसके साथ पूरे देश की जनता खड़ी है। अब बिहार में चुनाव है। अब बिहार में आप लोग बिहार के इश्यू को, विषय को छोड़कर और भारत, पाकिस्तान और चीन और अमेरिका के नाम पर पूरा नैरेटिव बनाइएगा। आप मुझे बताइए, मोदी जी ने कहा जो जो गलती किया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात है, देश की जनता यही चाहती है। लेकिन ये बात तो आप दिल्ली से भी कह सकते थे ना भाई। उसके लिए मधुबनी में आकर कहने की क्या जरूरत है? मधुबनी में आकर क्यों कह रहे हैं भाई? ये बताने के लिए कि और कब कहां कह रहे हैं? पूरे बिहार के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको आपके हमारे पैसा से एक जगह इकट्ठा किया गया, उनको, उनके सामने ये कह रहे हैं कि हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। चलिए, उनकी अपनी श्रद्धा, उन्होंने कहा बिल्कुल देश का हर नागरिक ये चाहता है कि जिसने भी पहलगांव में गलती करी है उसको सजा दी जाए, लेकिन कृपा करके इसको बिहार के मुद्दों से भटकाने, लोगों को भटकाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार और बिहार का चुनाव और आतंकी घटना, इन दोनों में कोई सरोकार नहीं है। वो केंद्र का मामला है। बिहार में जो चुनाव है वो बिहार के बच्चों का मामला है। बिहार के बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार का मामला है। उस बात पर बात कीजिए, उस पर जवाब दीजिए। गेहूं बेच के तो पैसा लाएगा नहीं। कि हमला हुआ, पूरे देश में जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति ने उसकी निंदा की, उसकी भर्त्सना की। ये गलत काम है, कुकृत्य है। उनको बड़ी से बड़ी सजा जो मिल सकती है, जिन्होंने गलती करा है उनको मिलनी चाहिए।
जो उनके पीछे लोग खड़े हैं उन पर उनको दिया जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान में या किसी दूसरे देश में बैठकर किसी ने इस योजना के अंजाम देने में भूमिका अदा की है उनको भी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन ये जो काम है इसके लिए हम और आप पूरे देश की जनता ने मिलकर केंद्र में एक सरकार चुना है। केंद्र में पार्लियामेंट है, एक सरकार है, विपक्ष है, सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग सरकार के निर्णयों में शामिल हैं। संविधान में ये व्यवस्था है, विदेश नीति, देश के सुरक्षा का मामला, कुछ मामले ऐसे हैं जो केंद्र सरकार का मामला है, उसको आप पंचायत के लेवल पर मुखिया जी से पूछिएगा भैया क्या होना चाहिए। अरे भाई वो होना चाहिए जो केंद्र सरकार के देश की संसद तय करेगी, उसके साथ पूरे देश की जनता खड़ी है। अब बिहार में चुनाव है, अब बिहार में आप लोग बिहार के इश्यू को, विषय को छोड़कर और भारत, पाकिस्तान और चीन और अमेरिका के नाम पर पूरा नैरेटिव बनाइएगा। आप मुझे बताइए, मोदी जी ने कहा जो जो गलती किया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बहुत अच्छी बात है, देश की जनता यही चाहती है। लेकिन ये बात तो आप दिल्ली से भी कह सकते थे ना भाई, उसके लिए मधुबनी में आकर कहने की क्या जरूरत है? मधुबनी में आकर क्यों कह रहे हैं भाई? ये बताने के लिए कि और कब कहां कह रहे हैं? पूरे बिहार के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको आपके हमारे पैसा से एक जगह इकट्ठा किया गया, उनको उनके सामने ये कह रहे हैं कि हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। चलिए, उनकी अपनी श्रद्धा, उन्होंने कहा बिल्कुल देश का हर नागरिक ये चाहता है कि जिसने भी पहलगांव में गलती करी है उसको सजा दी जाए, लेकिन कृपा करके इसको बिहार के मुद्दों से भटकाने, लोगों को भटकाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार और बिहार का चुनाव और आतंकी घटना, इन दोनों में कोई सरोकार नहीं है। वो केंद्र का मामला है, बिहार में जो चुनाव है वो बिहार के बच्चों का मामला है, बिहार के बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार का मामला है। उस बात पर बात कीजिए, उस पर जवाब दीजिए।